हेलो गर्ल्स, आज हम लोग देखेंगे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मीन्स आयात प्रतिस्थापन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मीन्स इंपोर्ट की जाने वाली कमोडिटी का कंट्रीज प्रोडक्शन यानी कि देसी उत्पाद द्वारा सब्स्टिट्यूट करना, यानी जो हम कमोडिटीज़ फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करते हैं उनका अपनी ही कंट्री में प्रोडक्शन करना। गवर्नमेंट स्ट्रेटजी दैट emphasizes replacement of some agricultural or industrial import to encourage local production for local consumption rather than producing for import markets. Import substitutes are meant to generate employment, reduce foreign exchange demand, stimulate innovation and make the country self-reliant in critical areas such as food, डिफेंस एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। सो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी का फर्स्ट ऑब्जेक्ट है फॉरेन करेंसी की सेविंग करना, यानी कि हमारी कंट्री में जो फॉरेन करेंसी है वो दूसरी कंट्री में ना जाने पाए। इसके लिए अननेसेसरी गुड्स के इंपोर्ट में कमी की जाती है, जिससे इंपोर्ट एक्सपेंडिचर वो घट जाता है और कंट्री में फॉरेन करेंसी की सेविंग होती है। यानी कि जो हम इंपोर्ट के ज़रिए सामान बाहर से मंगाते थे और फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में चली जाती थी, अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से उसकी सेविंग होगी, फॉरेन करेंसी की सेविंग होगी। तो फॉरेन करेंसी का हम यूज़ इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट में कर सकते हैं, जिसका यूज़ हम कहाँ पे करेंगे? इंडस्ट्रियलाइजेशन में करेंगे। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी का सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है वो है कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंक्रीज़ करना। इसके लिए कंट्री में ऐसी कमोडिटी और सर्विसेज के प्रोडक्शन में ग्रोथ किया जाता है जिनकी सप्लाई लिमिटेड होती है। ठीक है, इस सिस्टम से हमें होम बेस्ड कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज़ होती है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में ग्रोथ होता है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन जब किया जाएगा तो ये होगा कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, यहीं पर प्रोडक्ट बनने लगेंगे, लोग डिमांड करेंगे, लोगों की इनकम बढ़ेगी, इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। जो हमारा पैसा फॉरेन करेंसी बाहर चला जाता था इंपोर्ट के ज़रिए, वहीं पर हमारी कंट्री में यूज़ होगा और हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी, ग्रोथ करेगी, है ना। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इन इंडिया आफ्टर फ्रीडम यानी इंडिपेंडेंस के बाद से, आज़ादी के बाद से अपनाई गई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी से इंडियन इंपोर्ट के स्ट्रक्चर में इम्पॉर्टेंट चेंजेस आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं। पहले के कंपेयर में अब बहुत सी ऐसी कमोडिटीज़ हैं जिनका पहले इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन अब कंट्री में ही प्रोड्यूस की जाने लगी हैं, यहीं पर बनने लगी, इंडिया में ही बनने लगी हैं वो कमोडिटीज़। इसमें आयरन एंड स्टील्स, रेलवे, केन्स, ट्रांसपोर्ट, डीजल इंजन एक्सेट्रा मेन है। इसके अलावा कुछ गुड्स ऐसे भी हैं जिनके प्रोडक्शन में कंट्री सेल्फ डिपेंडेंट हो चुकी है, जो बाहर से सामान मंगा रही थी अब खुद इंडिया में अपनी कंट्री में बनने लगा है। तो अगर हम इंडिपेंडेंस से पहले टोटल जो डिमांड का 90% जो पार्ट था वो इंपोर्ट से पूरा किया जाता था। ठीक है, तो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस से पहले टोटल डिमांड का जो 90% जो पार्ट था वो इंपोर्ट से पूरा किया जाता था। पहले के कंपेयर हमारी इन आइटम्स की डिमांड में मल्टीपल ग्रोथ यानी कई गुना वृद्धि हुई है। कौन कौन सी कमोडिटीज़ हैं? जैसे फूड ग्रेन्स हो गया, आयरन स्टील्स हो गया, मशीनरीज हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नाइट्रोजन कपास हो गया, बाइसिकल्स हो गया, स्टिचिंग मशीन्स हो गई। तो उसमें मल्टीपल ग्रोथ हुआ है, जिसकी वजह से इंपोर्ट बिल भी बढ़ा है, जिसे और भी कंट्रोल किए जाने की बहुत ही ज़रूरत है, आवश्यकता है अपनी कंट्री में। तो अगर हम बात करें कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, तो इसका ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो ये है प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। हमारे यहाँ ही प्रोडक्शन किया जाए, यानी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ का सेटअप किया जाए और प्रोडक्शन इनहेंस हो, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशंस, हमारे यहाँ इंडस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट हो के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी और इकोनॉमी ग्रो करेगी। प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर्स गुड्स
और इम्प्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो हमारे यहाँ से सामान बाहर से मंगवाया जा रहा था, है ना, जिसके लिए हमें ज़्यादा फॉरेन करेंसी देनी पड़ रही थी, जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट था अनफेवरेबल था, वो हमारे इस पॉलिसी को अडॉप्ट करने से, सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी अडॉप्ट करने से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में अनफेवरेबल था वो इम्प्रूवमेंट होगा, यानी कि फेवरेबल हो सकता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से। तो अगर हम इसके जो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को इफ़ेक्टिव यानी प्रभावी बनाने के लिए अगर सजेशन दें तो कौन कौन से सजेशंस हो सकते हैं। जो हमारे लग्जीरियस आइटम पर बाहर से मंगवाया जा रहा था, है ना, लग्जीरियस आइटम, उन पर कंट्रोल किया जाए। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को प्रभावी बनाने के लिए, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए बाहर से जो सामान इंपोर्ट हो रहा था जो कि लग्जीरियस आइटम था, है ना, उन पर कंट्रोल किया जाए। दूसरा है लाइसेंस सिस्टम को इजी बनाया जाए कि हमारे यहाँ से सामान एक्सपोर्ट हो सके मैक्सिमम। देन प्रोडक्शन कॉस्ट और प्राइस में कमी की जाए। जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना, वो मशीनरीज़ का भी यूज़ करें, प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम करें, जिसमें हमारे प्रोडक्ट की बाहर डिमांड हो और उसमें प्राइस में कमी होने से लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे और मैक्सिमम एक्सपोर्ट होगा। देन इंपोर्ट इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दिया जाए। जो हमारी इंपोर्ट इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाए और चीप इंपोर्ट को प्रेफरेंस दिया जाए। जो चीपेस्ट गुड्स हैं, आइटम्स हैं, उनको प्रेफरेंस दिया जाए, जिसमें जो हम पेमेंट कर रहे हैं, है ना, तो वो कम से कम हो सके। टेक्नोलॉजी का ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट किया जाए, जिससे हमारी क्वालिटी प्रोडक्ट की इंक्रीज़ हो, प्रोडक्ट का प्राइस कम आए। देन कैपिटल गुड्स का